इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटासिड्स की, जो कि एक गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स होता है। गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट वैसे तो 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े हैं। एंटासिड्स होते हैं, H2R भी होते हैं, पीपीआईज होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटासिड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे डियर। यस, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एंटासिड्स क्या होते हैं। तो एंटासिड्स वो मेडिसिन होती है जो कि अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो जाए, हार्ट बर्न हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, तो स्टमक में बनने वाले HCl की मात्रा को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, तुरंत रिलीफ के लिए जो मेडिसिन यूज करी जाती है वो होती है एंटासिड्स। इनका मेन एक्शन क्या होता है? ये बने हुए HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है बाय द एसिड बेस मैकेनिज्म। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का ये काम करती है। इट मींस एंटासिड्स है वो अपने आप में क्या होती है? बेस होते हैं, एक क्षार होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो दे न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड एंड इनएक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन को इनएक्टिवेट करते हैं और न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। ठीक है, दे आर यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, GERD जैसी डिजीजेज में इनको यूज किया जा सकता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस वगैरह है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। दे आर यूज्ड इन अर्जेंट बेसिस इन गैस्ट्रिक बर्न और एपिगैस्ट्रिक पेन। अगर किसी पर्सन को इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो अपने पास गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट में अगर आपको पूछा जाए कि एंटासिड, H2R भी जैसे रेनिटिडीन, सिमेटिडीन आती है, इसके अलावा पीपीआई जैसे कि ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल आते हैं, उनमें से कौन सा यूज करना चाहिए? तो उसमें से एंटासिड्स को हम लोग यूज करेंगे तुरंत रिलीफ के लिए, क्योंकि ये क्या करेगी? तुरंत न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है? बेस होते हैं डियर। इसके अलावा एंटासिड्स आर अवेलेबल इन टैबलेट और सिरप फॉर्म। टैबलेट और सिरप फॉर्म में ये अवेलेबल मिलते हैं डियर। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं एंटासिड्स के? तो एंटासिड्स का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके किचन में भी होता है, मीठा सोडा जिसे अपन कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला NaCO3 होता है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी एक एंटासिड है जो कि बेस होता है, क्षार होता है। जैसे ही अपन लोग सिरप या टेबलेट फॉर्म में लेंगे, वहां पे रिएक्शन स्टार्ट होगी, एसिड बेस की रिएक्शन होगी और वो जो भी एसिडिटी थी वो रिलीफ हो जाती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी होता है, याद रखिएगा, दो नाम यहाँ पे याद रखिएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, तीसरा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है जो कि मोस्ट ऑफ द एंटासिड्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सिरप फॉर्म में भी हो सकती है, टैबलेट फॉर्म में। ऐसे आपने देखी होगी कलरफुल टैबलेट्स आती है, वो एंटासिड्स की आती है, लाइक बहुत सारे नाम होते हैं, जेलुसिल, है ना, बहुत सारे अलग अलग नाम से ये आ सकती है। ठीक है डियर, तो ये जो एंटासिड्स है उनमें से यही कुछ ना कुछ कंटेंट होंगे। ये दोनों मोस्टली सिरप्स के अंदर पाए जाते हैं और ये जो दोनों मोस्टली टैबलेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं डियर। ठीक है, अब बात करेंगे किस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जाता है एंटासिड्स को। तो एंटासिड को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बेसिस पे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहली होती है एब्जॉर्बेबल, जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी नॉन एब्जॉर्बेबल, जो कि पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती है। इनमें मोस्टली मेटल्स होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेबल जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडा है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो तीन एग्जांपल बच गए, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड में आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सभी नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कब यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट, उसमें बताए थे यूजेस वही सेम यूज इनके होंगे, वही सेम यूज पीपीआईज के होंगे, वही सेम यूज H2RBs के होंगे डियर। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड अल्सर हो जाए, गैस्ट्राइटिस हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाए, इसके अलावा एसिडिटी जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हार्ट बर्न यानी एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक पेन के केस में इसको यूज करेंगे डियर। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में एंटासिड्स का यूज किया जा सकता है इमीडिएट तुरंत रिलीफ के लिए। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाई थी पिछले लेक्चर के अंदर,
पैराइटल सेल की मैकेनिज्म। तो पैराइटल सेल के अंदर एचसीएल बनता है। एचसीएल बने हुए एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं? एंटासिड्स करते हैं। एंटासिड्स क्या करेंगे? बने हुए एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देंगे बाय द एसिड बेस रिएक्शन। देन एंटासिड डू नॉट प्रिवेंट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एचसीएल इन स्टोमक। यानी कि कह सकते हैं कि एंटासिड पैराइटल सेल की मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करते हैं, रादर बने हुए एचसीएल को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। यानी एचसीएल के प्रोडक्शन को ये नहीं रोक पाएंगे, बट जो बन रहा है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूकोजा हीलिंग को प्रमोट करते हैं और एंटासिड डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन एच पाइलोरी। एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से क्या होता है? पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यानी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इसका यूज नहीं कर सकते एंटासिड का, बट पेप्टिक अल्सर में एसिड की वजह से जो नुकसान हो रहा है म्यूकोजा को, उसको रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा, एंटासिड्स पेप्टिक अल्सर को ट्रीट नहीं करेंगे, बट उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एंटासिड्स आर इफेक्टिव फॉर 30 मिनट टू 1 आवर ओनली। यस डियर, एंटासिड लेने के 30 मिनट से 1 घंटे तक ही इफेक्टिव रहती है। उसके बाद इनका असर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बने हुए एचसीएल को तो इन्होंने खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन पैरेटल सेल तो लगातार एचसीएल बना रही है अपना, और एचसीएल बने हुए को तो न्यूट्रलाइज करेंगे नहीं। आया समझ में? इसलिए 30 मिनट से 1 घंटे तक ही ये इफेक्टिव होती है, उसके बाद ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है डियर। ठीक है, और इनको मोस्टली खाना खाने के बाद में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटासिड्स के क्या-क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म अगर इन मेडिसिन को लिया जाए तो इनके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर यूजुअली 1-2 बार इनको लेते हैं तो मोस्टली इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है, अगर इनको लॉन्ग टर्म लिया जाए तो लॉन्ग टर्म चूँकि इनमें मेटल आयन्स होते हैं, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे मेटल आयन्स हैं। तो ये मेटल आयन्स क्या करेंगे? अपने बॉडी के कैल्शियम को बाइंड करेंगे। बॉडी के कैल्शियम को बाइंड करेंगे, सेल बोन से बाहर निकालेंगे। इस वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट को भी ये कम कर देंगे बॉडी में। किडनी स्टोन्स भी इसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कब? जब इनको लॉन्ग टर्म लगातार महीने 2 महीने यूज किया जा रहा है, लगातार यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड कैन कॉज हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से ही तो ओस्टियोमलेशिया हो रहा है। तो एल्यूमिनियम वाला जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला अगर कोई लंबे समय तक लेता है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया भी हो जाएगा। एंटासिड्स में कॉज डोज डिपेंडेंट रिबाउंड हाइपर एसिडिटी। अब ये क्या है? डोज डिपेंडेंट रिबाउंड हाइपर एसिडिटी कर सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा, जैसे कि मैं बोलूं आपको, जैसे आपने रबर देखा होगा, रबर बैंड होता है, रबर को ऐसे खींचते हैं आप, खींचा 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 खींचा। अब आप जैसे इसको छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो यहाँ पे हिट करेगा, वो ज्यादा तेजी से हिट करेगा। इसको बोलते हैं रिबाउंडनेस। ऐसे ही क्या होता है, आप अगर लंबे समय तक एसिड यानी एंटासिड ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, लेकिन जिस दिन अचानक से आपने एंटासिड लेना छोड़ दिया, उस दिन अचानक से एसिडिटी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रिबाउंड हाइपर एसिडिटी। ये किसका साइड इफेक्ट है? एंटासिड्स का साइड इफेक्ट होता है। तो ये सभी साइड इफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, यानी पहली दूसरी डोज में ही क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यस डियर, तो याद रखिएगा, एंटासिड में कॉज मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम। मिल्क एल्केलाई सिंड्रोम होते हैं, जैसे भी कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो एंटासिड्स है, अगर उनको ज्यादा लंबे लिया, अपन ने ज्यादा मात्रा में लिया, तो ये क्या करेगी? हाइपर कैल्सीमिया कर देगी। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से सर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा और नोजिया वोमिटिंग होना लग जाएगा। ये 1-2 डोज में होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो अभी पढ़े थे वो लॉन्ग टर्म थे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कोज करती है कौन? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट है। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड का साइड इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन। और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड का साइड इफेक्ट होता है डायरिया। इसको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ। एसी होता है ना, एयर कंडीशन, तो एल्यूमिनियम वाला कॉन्स्टिपेशन करता है, मैग्नीशियम वाला बच गया, वो क्या करेगा? डायरिया करेगा। इस वजह से जो सिरप्स होते हैं अपने, एंटासिड सिरप होते हैं, उनमें ये दोनों होते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा, एंटासिड का सिरप होगा उसमें, आप नोट करिएगा, दोनों के दोनों होंगे, एल्यूमिनियम वाला भी होगा और मैग्नीशियम वाला भी होगा। तो दोनों एक दूसरे के साइड इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे डियर। आई बात समझ में? तो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ एंटासिड। तो डियर, ये थी फार्माकोलॉजी ऑफ एंटासिड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। कीप हेल्दी, कीप सेफ।